हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हम आपके सामने आए हैं और इस बार हम जो वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं बीएससी और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। वैसे काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे कि सर हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में बीएससी और बीएससी बीएड वालों फर्स्ट ईयर वालों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो हम आपके लिए उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे इसी प्लेटफॉर्म से, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो एग्जाम में पहले आ चुके होंगे या अब आने वाले होंगे, ठीक है, तो सारे टॉपिक्स को हम यहां पर आपको करवाने वाले हैं इसी प्लेटफॉर्म से, इसी चैनल से, फिजिक्स लॉजिक्स से। तो सभी बच्चों को शेयर कर देना जो इस साल बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं जो यूनिट नंबर फर्स्ट का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी एग्जाम में आने के चांसेस है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं किसकी? गैलीलियन रूपांतरण की। किसकी? गैलीलियन रूपांतरण यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे इसके थोड़े बेसिक पर। ठीक है, यानी अगर हम बात करें निर्देश तंत्र की यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र का मतलब क्या होता है? निर्देश तंत्र का मतलब कि जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में उसकी पूरी जानकारी दे सके कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है या मोशन में यानी गतिशील है या स्थिर अवस्था में। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हम कंप्लीटली यानी एब्सोल्युटली ये नहीं कह सकते कि वो रेस्ट पर है, या फिर ये नहीं कह सकते कि वो मोशन में यानी गति की अवस्था में, क्योंकि ये दोनों ही पोजीशन जो है, ये दोनों ही अवस्थाएं जो होती हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष होती हैं यानी रिलेटिव होती हैं। कैसे? कि जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे अगर दो आदमी ट्रेन में बैठे हुए, ठीक है, और ट्रेन मोशन में, ट्रेन गति कर रही है, तो दोनों जो है वो एक दूसरे को स्थिर नजर आएंगे। लेकिन अगर दोनों ही अगर बाहर देखेंगे, किसी पेड़ को देखेंगे, ठीक है, तो वो पेड़ जो है उन्हें गतिशील नजर आएगा। ठीक है, या जबकि और स्टेशन पे खड़ा आदमी कोई पेड़ को देखेगा तो वो पेड़ वो कहेगा कि पेड़ कैसा है? स्थिर अवस्था में। यानी पेड़ यानी एक ही, यानी पेड़ की एक घटना और ये पेड़ को देखना, उसके दो रिजल्ट आ रहे हैं। एक कह रहा है कि पेड़ गतिशील अवस्था में और एक कह रहा है कि पेड़ स्थिर अवस्था में। ठीक है, अच्छा ये ऐसा हो क्यों रहा है? ये हो रहा है रेफरेंस ऑफ फ्रेम की वजह से, क्योंकि दोनों के फ्रेम क्या है? अलग अलग है। एक चलती हुई ट्रेन में से देख रहा है और दूसरा स्टेशन पे खड़े होके देख रहा है। तो इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ये कहना जरूरी नहीं है, ये कह नहीं सकते कंप्लीटली यानी एब्सोल्युटली ये नहीं कह सकते कि वो ऑब्जेक्ट स्थिर है यानी हमेशा ही स्थिर रहेगा, हर ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में स्थिर रहेगा या रेस्ट पर रहेगा। अगर कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। मोशन में होना या रेस्ट पर होना दोनों एक दूसरे के क्या होती है? रिलेटिव होती है, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी? निर्देश तंत्र की, रेफरेंस ऑफ फ्रेम की। अब हम रेफरेंस ऑफ फ्रेम में दो टाइप के रेफरेंस ऑफ फ्रेम पढ़ते हैं, यानी दो प्रकार के निर्देश तंत्र पढ़ते हैं। एक तो कहलाता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम। एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी जड़त्वीय फ्रेम और अजड़त्वीय फ्रेम। ठीक है, तो जड़त्वीय फ्रेम क्या होते हैं? जिसमें जड़त्व यानी न्यूटन के फर्स्ट लॉ का पालन होता है, फर्स्ट लॉ का पालन होता है, उसमें हम उसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, और जड़त्वीय फ्रेम कहेंगे। और दूसरा जिसमें न्यूटन के नियम का पालन नहीं होगा। अब न्यूटन के नियम का पालन का मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्थिर है यानी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मोशन में रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएं, जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाएं। यानी दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है? देखो, v बराबर 0 यानी कोई स्थिर है यानी v बराबर 0, और कोई कांस्टेंट वेग यानी v बराबर कांस्टेंट। तो दोनों ही अगर कंडीशन में हम एक्सेलरेशन देखें तो एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt। तो दोनों का ही अवकलन यानी डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0 का भी अवकलन 0 आएगा और कांस्टेंट का भी 0 आएगा, यानी एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? 0। यानी जड़त्वीय फ्रेम का मतलब क्या हुआ कि ऐसे जड़त्वीय फ्रेम ऐसे होंगे जिनमें त्वरण का मान, जिनमें एक्सेलरेशन का मान क्या होगा? 0 होगा। जिनमें एक्सेलरेशन 0 होगा वो जड़त्वीय फ्रेम होते हैं। जिनमें एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, ठीक है, यानी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, फिर भी जड़त्वीय वो त्वरित गति करते हुए दिखाई देंगे, तो ऐसे फ्रेम अजड़त्वीय फ्रेम कहलाते हैं। तो मैंने जड़त्वीय फ्रेम को भी बता दिया जिसमें त्वरण a का मान 0 होगा, और अजड़त्वीय को बता दिया जिसमें त्वरण का मान 0 नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि गैलेलियन रूपांतरण पे। तो गैलेलियन रूपांतरण से पहले मैं आपको बता दूं, हम यहां पर दो फ्रेम की बात करते हैं। एक फ्रेम लेते हैं हम S और दूसरा लेते हैं S डैश। एस फ्रेम में जो
एक्सेस लेते हैं, वो लेते हैं एक्स वाई जेड, और इसका मूल बिंदु लेते हैं ओ, और एस डैश में लेते हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, और इसका मूल बिंदु लेते हैं ओ डैश। एस फ्रेम को हम स्थिर लेते हैं, रेस्ट पर लेते हैं, और एस डैश फ्रेम को हम ये मानते हैं कि वो एस के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेग से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी, उसको हम कैपिटल वी से हम नोट कर देते हैं, नोटेशन दे देते हैं कैपिटल वी से, यानी एस डैश फ्रेम का वेग होगा v, और जो एस फ्रेम होगा वो स्थिर होगा। ठीक है, अब गैलीलियन रूपांतरण होता क्या है? गैलीलियन रूपांतरण का मतलब क्या है कि एक जड़त्वीय फ्रेम का दूसरे जड़त्वीय, क्योंकि एस फ्रेम भी जड़त्वीय होगा और एस डैश भी क्या होगा? जड़त्वीय होगा, तो एक जड़त्वीय फ्रेम का दूसरे जड़त्वीय फ्रेम के साथ संबंध, रिलेशन ही क्या कहलाता है? गैलीलियन रूपांतरण कहलाता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। यानी अगर हम बात करें कि एक स्थिर फ्रेम, जैसे एस फ्रेम में अगर हमने किसी घटना की क्या ले लिया? प्रेक्षण ले लिया, ऑब्जर्वेशन ले लिया कि वो कैसा है, स्थिर है कि गतिशील है, ठीक है, फिर उसी घटना के लिए हम दूसरे जड़त्वीय फ्रेम में स्थिर है और उनके बीच में जो रिलेशन बनाए, तो उस रिलेशन को या उस रूपांतरण को बताने वाला संबंध ही क्या कहलाता है? गैलीलियन रूपांतरण कहलाता है। यानी हम क्या करेंगे? एक एस फ्रेम में निकालेंगे और एस डैश फ्रेम में निकालेंगे, यानी एस और एस डैश में जो रिलेशन बताएगा, वो रिलेशन कौन बताता है? गैलीलियन रूपांतरण कहलाता है। वही क्या कहलाएगा? गैलीलियन रूपांतरण इक्वेशंस कहलाएंगे या गैलीलियन रूपांतरण संबंध कहलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम इसमें जो निकालते हैं वो निकालेंगे स्थिति का रूपांतरण। देखो एक एक टॉपिक को बहुत आराम से करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि हम अच्छे से पढ़कर हम एग्जाम में अच्छे से करके आए, ठीक है, ताकि हमारे मार्क्स जो है वो अच्छे से अच्छे आए। इसलिए बहुत आसानी से, बहुत तरीके से पढ़ने वाले हम यहां पर स्थिति का रूपांतरण। ठीक है, तो स्थिति का रूपांतरण देखो, स्थिति पहले स्थिति पढ़ेंगे, उसके बाद स्थिति के बाद स्थिति का उकलन करेंगे तो वेग मिलता है, वेग के बाद त्वरण निकालेंगे। तो आज हम ये त्वरण तक निकालेंगे। ठीक है, स्थिति करेंगे पहले, स्थिति के बाद हम पढ़ेंगे वेग का, फिर पढ़ेंगे त्वरण का रूपांतरण। ठीक है, तो पहले स्थिति के रूपांतरण की बात कर रहे हैं। स्थिति का रूपांतरण, इसमें हम दो केस पढ़ते हैं। जब दोनों फ्रेम प्रारंभ में कैसे हो? संपाती हो। कैसे हो? जब दोनों फ्रेम प्रारंभ में क्या हो? संपाती हो, यानी कोइंसाइड कर रहे हो, एक ही जगह पे हो। यानी जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास दो फ्रेम है, एस फ्रेम, ठीक है, तो ये एस फ्रेम में ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, ठीक है, ये हो गया मूल बिंदु ओ। ठीक है, और दूसरा फ्रेम ले लेता हूं मैं, ठीक है, ये हो गया जेड डैश, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई डैश। ठीक है, और ये फ्रेम है एस डैश वेग, एस डैश फ्रेम है, ठीक है, और ये फ्रेम है एस फ्रेम। अच्छा, ये फ्रेम जो है वो आपका वी वेग से जा रहा है। कौन से वेग से जा रहा है? वी वेग से जा रहा है। ठीक है, वी वेग से आगे बढ़ रहा है इसके रेस्पेक्ट में। उसका मूल बिंदु क्या ले लूं मैं? ओ डैश। ठीक है, ओ डैश ले लेता हूं मैं। ठीक है, अब ये मानता हूं कि यहां पर कोई पॉइंट पी है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूं। यहां पर ले लेते हैं कि कोई पॉइंट पी है, इसके एस फ्रेम में कोऑर्डिनेट तो है एक्स वाई जेड, और एस डैश में क्या है? एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। तो इनके बीच में अपन रिलेशन निकालना है। तो एस फ्रेम में जो इसका स्थिति सदिश है वो तो है आर वेक्टर, ठीक है, और जो एस में है, एस डैश में, वो है आर डैश वेक्टर। अच्छा, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है, देखो आप स्मॉल टी समय बाद, यानी वो कहां पहुंचेगा? अगर आपके पास वेलोसिटी है और टाइम है तो आप दूरी निकाल सकते हो, यानी विस्थापन निकाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन बराबर क्या होगा? वेग इंटू समय, तो यानी कितनी दूरी चलेगा वो? वीटी। वीटी दूरी चलेगा। कितनी दूरी चलेगा भाई? वीटी दूरी चलेगा। ठीक है, तो अब देखो स्थिति का रूपांतरण निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे? देखो आपके पास ट्राइंगल बन रहा है, देखो, ठीक है, ट्राइंगल क्या बन रहा है? ट्राइंगल देखो आप, ओपी वेक्टर, त्रिभुज में आपको ट्राइंगल बन गया, त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है, यानी ओपी वेक्टर जो है वो किसके बराबर? देख लो, ओ डैश के प्लस ओ डैश
पी के वेक्टर लगा दो, ठीक है। ओपी वेक्टर कितना है, आर वेक्टर, और ओ ये कितना है, वी वी टी प्लस, और ये कितना है, आर डैश वेक्टर। तो मैं यहां से आर डैश निकाल सकता हूं क्या, आर डैश बराबर क्या आ गया, आर माइनस वी टी। तो ये जो है वो क्या कहलाती है, स्थिति की रूपांतरण समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, स्थिति की रूपांतरण समीकरण कहलाती है। आर डैश देखो, एक तरफ एस डैश फ्रेम का आ गया और दूसरी तरफ एस फ्रेम का आ गया, दोनों के बीच में रिलेशन ही क्या कहलाता है, गैलेलियन रूपांतरण कहलाता है। हम पहला किसका पढ़ रहे हैं, स्थिति का। स्थिति मतलब देखो आर वेक्टर यानी आर डैश बराबर क्या आ गया, आर माइनस वीटी। अब देखो, अब आपको पता है कि आर डैश क्या होता है। अब आर के, अब अगर कोऑर्डिनेट्स में देखें तो कितना होगा, एक्स डैश आई केप प्लस वाई डैश जे केप प्लस जेड डैश के केप। अब इसको कंपोनेंट्स में निकालने हैं, घटकों में निकाल रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू कितना आएगा, एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप, ठीक है, माइनस, अब ये देखो वी के कोऑर्डिनेट देखो, वी एक्स आई केप प्लस वी वाई जे केप प्लस वी जेड के केप, और टी के कोऑर्डिनेट्स होंगे नहीं, टी तो टी होता है। अब अपन क्या करेंगे, आई केप जे केप के केप गुणांकों की तुलना, आई केप जे केप गुणांकों की तुलना, ठीक है। आई केप जे केप के केप गुणांकों की तुलना करेंगे तो देखो इधर से क्या आएगा, देखो इधर ध्यान से देखो, एक्स डैश यहां आएगा, एक्स डैश इज इक्वल टू, देखो इधर क्या बच रहा है, एक एक गुणा की तुलना करो तो इधर एक्स डैश, इधर बच रहा है एक्स माइनस का वी एक्स टी। ऐसे ही वाई डैश क्या बचेगा, वाई माइनस वी वाई टी। जेड डैश क्या बचेगा, जेड माइनस वी जेड, सॉरी हाँ वी जेड टी, ठीक है। तो ये हमने ये स्थिति की जनरल रूपांतरण समीकरण थी और इसके कंपोनेंट्स में हमने इसको ऐसे निकाल लिया। तो हमने इसका पहला पॉइंट जो स्थिति का रूपांतरण था, इसका पहला पॉइंट हमने निकाल लिया कि जब दोनों फ्रेम जो है, जब दोनों फ्रेम है ना, जब दोनों फ्रेम प्रारंभ में क्या है, संपाती हैं, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया। अब हम इसका सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, इसी का यानी बी पॉइंट पढ़ेंगे कि जब दोनों फ्रेम प्रारंभ में संपाती नहीं है, जब दोनों फ्रेम प्रारंभ में संपाती नहीं है, देखो क्या होगा, ठीक है। तो इसको मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से आपके नोट्स बना ले। देखो यहां पर एग्जाम में आपके नोट्स बहुत काम आएंगे, तो अच्छे से नोट्स बना लेना, एग्जाम टाइम के लिए अच्छे से नोट्स बना लेना, अच्छे से समझ लेना, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए, हाँ भाई, ठीक है। अब इसका बी पॉइंट पढ़ते हैं हम। इसका बी पॉइंट आप क्या है, इसका बी पॉइंट है कि जब दोनों फ्रेम, जब दोनों फ्रेम संपाती ना हो, संपाती ना हो, हाँ भाई। तो वही हमारे पास दो फ्रेम है, हमारे पास दो फ्रेम है, हमारे पास भाई दो फ्रेम है, आपको पता है, ठीक है। एस फ्रेम हो गया, ठीक है। एक दूसरा फ्रेम में मान लो जो आपका कितनी दूरी पर होता था, वीटी दूरी पर होता था ना, ये कितनी दूरी पर होता था भाई, वीटी दूरी पर होता था। कितनी दूरी पर होता था ये, वीटी दूरी पर होता था, ठीक है। ठीक है, तो ये, अच्छा ये जो, अब जो तीसरा फ्रेम है, ध्यान रखना, ये आपका एस डैश फ्रेम है, ये क्या है, एस डैश फ्रेम है, ठीक है, ओ डैश, और ये आपका एक्स डैश, ये वाई डैश, और ये जेड डैश, ठीक है। ये आपका जेड, एक्स और वाई, तो फिर ये क्या लिखें, जेड नॉट डैश, और ये वाई नॉट डैश, एक्स नॉट डैश, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ओ नॉट डैश। तो यहां पर कोई पॉइंट पी ले लें, तो पी के कोऑर्डिनेट्स वही है, एक्स वाई जेड, है ना। तो अब इधर देखो, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे आप, अगर मैं बात करूं, जैसे पहले बात की थी ना, ये था आपका आर वेक्टर, क्या है भाई, आर वेक्टर, ठीक है। और ये है आपका आर डैश वेक्टर, ठीक है, और ये आपका वीटी है। अब ये दूरी जो होगी, ये दूरी,
ठीक है, क्योंकि देखो ये वीटी दूरी थी है ना, ये क्या थी, वीटी दूरी थी। अब ये जो है, ये तो पहले से वीटी दूरी थी, है ना, अब ये जो है संपाती तो है नहीं, यानी ये आगे जा रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है भाई, ये आगे जा रहा है, तो आगे जा रहा है तो बताओ क्या होगा भाई। ठीक है, तो अगर आगे जा रहा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो, यानी ये होगा, जैसे ये तो हो जाएगा, इसको हम आर नोट भी लिख देते हैं, जैसे आप पहले इसको हम आर नोट लिख देते हैं, आर नोट वेक्टर, और ये कितना होगा, वीटी, ये कितना होगा, वीटी होगा, ये कितना होगा, वीटी, क्योंकि स्मॉल टी टाइम बाद, स्मॉल टी टाइम बाद कितनी दूर जा रहा है, वो वीटी दूरी जा रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में विस्थापन कितना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, आर नॉट। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे, अब आपका जो आर डैश होगा, ठीक है, अब आपका आर डैश क्या होगा, पहले तो था आर प्लस, अब क्या होगा, आर नोट, तो आर प्लस आर नोट तो ये हो गया, और प्लस का, सॉरी, आर प्लस आर नोट नहीं, सॉरी सॉरी, आर प्लस आर नोट नहीं, ये क्या होगा, इधर से गिनो, आर नॉट, आर नॉट प्लस वीटी, ये तो एक हो गया। ठीक है, आर वेक्टर बराबर और, है ना, आर वेक्टर बराबर और ये प्लस आर डैश, तो आपका आर डैश कितना होगा, अब आर डैश कितना होगा, आर नॉट प्लस वी टी माइनस का आर, माइनस का आर। ठीक है, या फिर आप यूं कह दो, इसको मैंने उल्टा लिख दिया, तो आप इसको आप कैसे कर सकते हैं, आप चाहे तो आर वेक्टर माइनस आर नॉट प्लस का वी टी। ठीक है, तो ये कहलाती है, ये कंडीशन कौन सी है, जब वो प्रारंभ में क्या है, संपाती नहीं है। जब प्रारंभ में संपाती नहीं है तब हम कैसे निकालेंगे स्थिति का रूपांतरण, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं हम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है भाई, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसको आप बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, तो ये है दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन, सेकंड पॉइंट जो है, दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन। ठीक है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि सिद्ध करो कि दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन जो है वो एक अचर राशि होती है, यानी कांस्टेंट राशि होती है। तो आपको क्या प्रूफ करना है वो आप यहां पर देख लेना। ठीक है, दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन, दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन, जैसे अगर हम बात करें कि सेम वही बात कि हमारे पास दो फ्रेम है, हमारे पास दो फ्रेम है, एस फ्रेम, क्योंकि जड़त्वीय फ्रेम की बात कर रहे हैं तो हम दो फ्रेम की बात करते हैं, यहां पर दो फ्रेम की बात करते हैं यहां पर। ठीक है, ये हो गया Z, ये हो गया Z डैश, ये हो गया X, ये हो गया X डैश, ये हो गया Y डैश, ये हो गया Y, ये हो गया O, ये हो जाएगा O डैश। ठीक है, अब हम बात करें कि बिंदु P है, यहां पर दो बिंदु ले लेते हैं, दो बिंदु ले लेते हैं, बिंदु P, तो बिंदु P और Q, बिंदु P और Q, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस यही निकालना है। दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन अचर राशि होती है, यानी अगर इसका मतलब जो एस फ्रेम में आ रहे हैं ना डिस्टेंस, वही कौन सी फ्रेम में आनी चाहिए, एस डैश में भी आनी चाहिए। यानी अगर मैं बात करूं, देखो कि अब एस फ्रेम में, ठीक है, एस फ्रेम में आर वेक्टर है और यही यही यहां क्या है, आर डैश है। ठीक है, सॉरी आर वन मान लो, इसे इसे भी आर वन मान लो, है ना। फिर अब क्यू की बात करें, तो क्यू की बात करेंगे तो एक तो ये यहां से देखेंगे, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, आर टू डैश, और एक की बात करेंगे क्या आ जाएगा, आर टू। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा विस्थापन सदिश। ठीक है, इसे आप डी वेक्टर भी लिख रहे हो, और आपको प्रूफ करना है कि डी वेक्टर और डी डैश वेक्टर दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी एस फ्रेम में से करो, एस फ्रेम में से नोट करो या एस डैश फ्रेम में से नोट करो, दोनों में विस्थापन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तो देखो इसको कितने मजे से करने वाले हम, कि अगर हम बात करें कि एस फ्रेम में, अब पहले क्या कर लें, एस फ्रेम में पी वे क्यू के मध्य विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश। ठीक है, विस्थापन सदिश, यानी अगर हम बात करें पी क्यू वेक्टर, कौन से फ्रेम में,
कौन से फ्रेम में बात कर रहे हैं भाई, कौन से फ्रेम में बात कर रहे हैं, एस फ्रेम में बात कर रहे हैं। तो एस फ्रेम में क्या होगा, पीक्यू वेक्टर जिसे हम डी वेक्टर से लिख रहे हैं, क्या होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। कौन से फ्रेम में, कौन से फ्रेम में, कौन से फ्रेम में बात कर रहे हैं भी, एस फ्रेम में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखो, अगर हम बात करें गैलेलियन रूपांतरण में, आपको पता है कि गैलेलियन रूपांतरण की इक्वेशन क्या होती है भाई, गैलीलियन रूपांतरण। तो गैलीलियन रूपांतरण में हम क्या पढ़ते हैं भाई, जैसे आर डैश बराबर क्या होता है, आर माइनस वीटी, अभी पढ़ा है अपन ने, अभी पढ़ा है, ठीक है। तो ये 1 के लिए लिख दूं, ठीक है। और आर टू डैश क्या होगा, R2 माइनस वीटी, ठीक है। और अगर मैं एज डैश फ्रेम में देखूं, ठीक है, तो आपका देखो एज डैश फ्रेम में पी वे क्यू के मध्य विस्थापन सदिश बताओ क्या आएगा, यानी पी क्यू वेक्टर क्या आएगा बताओ, R2 डैश माइनस का R1 डैश, R2 डैश माइनस का R1 डैश, R2 डैश इज इक्वल माइनस का R1 डैश, ठीक है। जिसे आप डी डैश लिख दोगे, क्या लिख दोगे, डी डैश लिख दोगे। अब वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रखोगे तो बताओ देखो क्या आएगा, यहां आएगा R2 माइनस वीटी, R2 माइनस वीटी माइनस का R1 माइनस वीटी। अब बताओ वीटी से वीटी कट रहा है क्या, और आपके पास क्या आ रहा है, R2 माइनस का R1 जो कि क्या होता है, डी वेक्टर। यानी आपने क्या प्रूफ कर दिया कि डी डैश वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि जड़त्वीय फ्रेम में, यानी दोनों जड़त्वीय फ्रेम में दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन सदैव अचर राशि होती है, यानी एक कांस्टेंट होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको बहुत अच्छे से करके जाना है एग्जाम से पहले, ठीक है। तो इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेना, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना, ठीक है। तो ये था हमारा दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन सदिश जो कि एक अचर राशि होती है। ये हमने प्रूफ कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे वेग का रूपांतरण, उसके बाद पढ़ेंगे त्वरण का रूपांतरण, और इसके आगे वाले टॉपिक जो होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक ही वीडियो, तो आप एक वीडियो को जाहिर सी बात है आप शॉर्ट टाइम में देखना चाहते हैं, शॉर्ट टाइम में बहुत जल्दी चीजें कवर करना चाहते हैं, तो इसलिए तो हम शॉर्ट टाइम की वीडियो बनाएंगे और हम कवर बहुत, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन सबको कवर कराएंगे, शॉर्ट वीडियो में कराएंगे, लेकिन पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराएंगे, आपकी पूरी तैयारी करवाने वाले हैं। इसलिए सभी बच्चों को शेयर कर देना, ठीक है। कोई भी बच्चा जो है वो रह नहीं जाए, जो भी तैयारी करना चाह रहा है अच्छे से, तो उसको बता देना, जरूर बता देना, ठीक है। अगर हम बात करें अब, ठीक है, अब हम बात करें किसकी, वेग रूपांतरण की, यानी वेलोसिटी रूपांतरण की बात करें। अब देखो हमारे पास स्थिति की रूपांतरण समीकरण क्या आई थी, R डैश बराबर R माइनस वीटी, जहां पर v कांस्टेंट था। अगर मैं इसका, अब मुझे क्या चाहिए, वेग चाहिए, मेरे पास स्थिति है, तो अवकलन कर दूं किसके रेस्पेक्ट में, dWr2t, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दूं। ये क्या आएगा, dr डैश बाई dt, ये आएगा dr बाई dt माइनस का v कांस्टेंट है और t का t के रेस्पेक्ट में 1 होता है। तो देखो अब ये देखो dr डैश बाई dt, ये क्या आएगा, u डैश, ये क्या आएगा, u माइनस का v। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, कई बार यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में बहुत काम आती है, बहुत बार पूछी जाती है और कई बार ये काम में आती है, ठीक है। तो u डैश बराबर u माइनस v, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है u और v में। जहां मैं u लिख रहा हूं यानी पार्टिकल के वेग की बात कर रहा हूं, कण की वेग की बात कर रहा हूं, और ये जो v है ना, v वेक्टर, ये किसका है, एस डैश फ्रेम का वेग है। ये किसका वेग है, एस डैश फ्रेम का वेग है। इसलिए u और v में कंफ्यूज नहीं होना है, u डैश क्या है, एस डैश फ्रेम में कण का वेग, u क्या है, एस फ्रेम में कण का वेग, और v क्या है, एस डैश फ्रेम का वेग, ठीक है। तो ये थी किसकी इक्वेशन, ये हो गई वेग की रूपांतरण समीकरण। इसको कंपोनेंट्स में लिखना है, अगर इसको भी कंपोनेंट्स में लिखना है तो आप क्या लिखोगे, यू एक्स डैश आई के प्लस यू वाई डैश जे के प्लस यू जेड डैश के, फिर है ना इसको भी यू एक्स आई ऐसे लिख दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, इनको आई के जे के गुणांकों की तुलना कर दोगे, तो आपके पास क्या आएगा, यू एक्स, यहां क्या आएगा, यू एक्स डैश बराबर यू एक्स माइनस वी, है ना। फिर यू वाई डैश बराबर यू वाई माइनस वी, यू जेड डैश बराबर यू जेड माइनस वी, ये आ जाएगा। अब हम बात करें फोर्थ पॉइंट, त्वरण का रूपांतरण। किसका रूपांतरण, त्वरण का रूपांतरण।
ठीक है, देखो इसको मैं एक साथ इसलिए बता रहा हूं, त्वरण के बाद मैं बल भी बता दूंगा चाहे से, त्वरण का रूपांतरण, क्योंकि देखो स्थिति निकाल लेते हैं तो स्थिति का अवकलन करके वेग निकाल सकते हैं, वेग का अवकलन करके त्वरण निकाल सकते हैं, तो ये बहुत आसान तरीका है काम करने का, ध्यान रखना। अब मेरे पास ये वेग तो आई क्या था, ठीक है, यानी ये मेरे पास क्या आ गया था, वेग आ गया था ना, यू डैश बराबर यू माइनस वी, तो अब मैं क्या निकाल सकता हूं, डी डब्ल्यू आर टू टी, ठीक है, तो क्या आएगा, डी यू डैश अपॉन में डी टी बराबर डी यू बाई डी टी माइनस का, अब ध्यान रखना यहां ध्यान रखना, डीवी बाई डी टी करोगे ना, लेकिन ध्यान रखना डीवी बाई डी टी कर तो दो आप, लेकिन यहां v कांस्टेंट है, v क्या है, कांस्टेंट है, और v कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, ये हो गया a डैश, ये हो गया a माइनस 0, तो आपका आ गया a डैश बराबर a, यही प्रूफ करना था, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दोनों जड़ के फ्रेम में कण के त्वरण क्या होते हैं, समान होते हैं, तो देखो एस डैश फ्रेम में कण का त्वरण क्या रहा है, एस फ्रेम में कण का त्वरण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसे यानी हमने क्या निकाल लिया, त्वरण का रूपांतरण निकाल लिया, गैलेन रूपांतरण पढ़ ले, गैलेन रूपांतरण में हमने स्थिति का निकाला, फिर वेग का निकाला, अब त्वरण का निकाल चुके हैं। अब हम इसी से देखो देखो मेरे पास ये आ गया ना, देखो स्थिति से वेग, वेग से त्वरण, अब त्वरण से क्या आएगा बताओ, अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बल, देखो फिजिक्स में कनेक्शन का सब्जेक्ट है, फिजिक्स कनेक्टिविटी का सब्जेक्ट है, अगर आपको कनेक्टिविटी करना आती है, आपके पास फिजिक्स में फॉर्मूले हैं, तो आप जीत जाओगे, आप कहीं भी नहीं रुकने वाले, लॉजिक के साथ पढ़ोगे, बहुत आसान तरीके से हमेशा याद रहेंगी चीजें। देखो अब अगर मैं क्या करूं, बल का रूपांतरण, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेता हूं, वैसे मुझे आज यहीं तक करवाना था, लेकिन बल का रूपांतरण, ठीक है, तो बल का रूपांतरण यानी क्या होगा, इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दूं, m से, तो ये क्या आ जाएगा, m a डैश, और ये आ गया m a, ये आ गया f डैश, ये आ गया f, यानी देखो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि एस डैश फ्रेम में जो बल लगेगा कण पर, वही एस फ्रेम में कण पर बल लगेगा, यानी दोनों पर, यानी दोनों जड़ते फ्रेमों में बल के मान भी क्या होंगे, समान होंगे, इसे हम बल का रूपांतरण कहते हैं। तो आज हमने गैलेन रूपांतरण के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है, गैलेन रूपांतरण, उसमें हमने स्थिति का पढ़ लिया, स्थिति में दोनों केस पढ़ लिए, संपाती वाला जब दोनों संपाती हो और जब दोनों संपातित नहीं हो वो पढ़ लिया, उसके बाद स्थिति के बाद वेग का पढ़ लिया, उस स्थिति के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा है कि दो जड़त्वीय फ्रेमों में दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन अचर होता है, वहां से क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, डी डैश बराबर डी प्रूफ करने वाला, अच्छे से पढ़ लेना उसे। उसके बाद हमने वेग का रूपांतरण पढ़ लिया, वेग का अवकलन करके त्वरण का रूपांतरण पढ़ लिया, और त्वरण का m से गुणा करके f का रूपांतरण पढ़ लिया, यानी बल का रूपांतरण पढ़ लिया। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है, तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखना, स्किप मत करना, हर एक चीज को अच्छे से समझना, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना, मुझे बताना, और ये बताना कि वीडियो कैसी लगी, और उन सभी बच्चों को शेयर कर देना जो एग्जाम देने वाले हैं, जिनका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे, तो उनका फायदा हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। और आने वाली वीडियो में मैं आपके सामने और टॉपिक्स लाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाऊंगा, पूरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम से पहले पहले पूरे 5 यूनिट के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी आने वाले टॉपिक्स है, उनको हम कवर करा दें, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सबको शेयर कर देना। थैंक यू।